10 स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो सबसे पहले हमारे पास है ये वाली चीज़। देखो, यहाँ से हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं डे टू डे लाइफ में, उसको हमें कंसीडर करना है। तो सबसे पहले अगर आप खुद से ही देखो, अगर मिल्क को अगर हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें समर सीज़न में स्पेशली, तो उससे क्या होगा, उससे उसकी कर्डलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये पार्ट डन है। नेक्स्ट है, अगर हम आयरन तवा या फिर नेल को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो उससे उसकी रस्टिंग हो जाएगी। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ और सिचुएशंस हमें दे रखी हैं। ठीक है, और इन सब में जो आप कॉमन देखोगे वो कॉमन चीज़ क्या है कि जो नेचर है ऑब्जेक्ट की, या फिर जो इनिशियल सब्सटेंस की जो नेचर है वो फाइनल सब्सटेंस से चेंज है। ठीक है, तो ये उसका कॉमन यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। हमने पहले भी फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस कर रखा है, राइट। तो व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर्स, जब भी केमिकल चेंज होता है तब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है कि नाउ सबसे पहले आता है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस व्हाट एक्चुअली मीन्स, राइट। सो बेसिकली इट मीन्स दैट व्हेन केमिकल्स रिएक्ट विद ईच अदर, जब केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक्टिविटी 1.1 आती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये मैग्नीशियम रिबन है। अब हमें क्या करना है, उसको बर्निंग कैंडल के नियर लाना है। ठीक है, फिर वो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और जब आप उसे बर्न करोगे तो यहाँ पर वाइट पाउडर इकट्ठा हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ दैट वाइट पाउडर? इस पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है ये चीज़। अब देखो, यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। सबसे पहले ये कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम यूज़ कर रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है, उसको सैंड पेपर के साथ रब करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैग्नीशियम है या फिर कोई भी मेटल है, जब हम उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करवाते हैं तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, जिससे बर्निंग नहीं हो पाती। लेकिन आप इस एक्टिविटी में देखोगे तो हमें बर्निंग ही तो करवानी है, राइट। तो फिर हमें उस ऑक्साइड की लेयर को हटानी होती है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि इस मैग्नीशियम रिबन को, यहाँ पर लिखा है ना, कीप इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। इसका रीज़न ये होगा क्योंकि इट बर्न्स विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू over here. ठीक है, so you must have observed that magnesium ribbon burns with white dazzling flame and it changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to reaction between magnesium and oxygen. यही चीज़ है जो मैंने अभी बताई। अब यहाँ से आता है एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2, यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट इज दी वाइट, वाइट ही नहीं, किसी भी कलर का हो सकता है प्रेसिपिटेट। सो इट इज़ अ इनसॉल्युबल सॉलिड। एक ऐसा सॉलिड होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। चलो एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लीड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है। ठीक है, ये हमने लीड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया। अब इसमें सपोज लीड नाइट्रेट है और यहाँ पर क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। जब आप इसको इसमें मिक्स करोगे तब आपके पास क्या आएगा, एज अ प्रोडक्ट आपके पास आएगा इनसल्युबल सॉलिड। इनसल्युबल सॉलिड जो है वो किस कलर का होगा? येलो कलर का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर आपके पास क्या आएगा, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्शन हो जाएगी PbNO3, PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki gives PbI2 plus gives PbI2 plus 2 PbI2 plus 2KNO3। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 क्या है, इसमें हमें इसको यहाँ से समझते हैं फिगर से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये देखो, ये हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल्स हैं और उसको हमने किस में डाला है,
H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, जब आप मिक्स करोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होगी यानी कि आएगी। ठीक है, और इस हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, जब आप एक बर्निंग कैंडल इसके पास लाओगे, इसके पास सॉरी, हाँ, तो जब आप बर्निंग कैंडल इसके पास लाओगे तो इट बर्न्स, वो जो है पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। तो जहाँ पर भी पॉप साउंड आएगा चैप्टर में, दैट मीन्स कि वो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर लिबरेट हुई है। क्लियर? ओके, अब हमारे पास यहाँ से ये भी आता है कि अब ये रिएक्शन कैसे लिखेंगे। रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पर, एक सेकेंड, ये रही आपकी रिएक्शन, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये है क्लियर। Zn क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स, और H2SO4 जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था उसको जब हमने मिक्स किया तो हमारे पास ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और H2 गैस लिबरेट हुई है। क्लियर? चलो, तो इस पूरी एक्टिविटीज़ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिकली अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो या तो उसमें चेंज इन स्टेट होगा, या तो कलर चेंज होगी उसकी, या तो गैस निकलेगी, या फिर चेंज इन टेम्परेचर होगा। ऑल्सो एक्टिविटी 1.3 में यानी कि ये इस वाली एक्टिविटी में जब आप देखोगे इसे टच करके तो ये क्या होगा, आपको हॉट नज़र आएगा, दैट मीन्स कि इट विल बी हॉट। क्लियर? यानी कि चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है कि राइट यू नो एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन स्टेट, तो आप लिख सकते हो हाइड्रोजन जो कि गैस है प्लस ऑक्सीजन जो कि गैस है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O यानी कि वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। क्लियर? चेंज इन कलर का होता है तो Fe प्लस CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होता है, इट विल गिव यू FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का होगा। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास चेन सॉरी इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल पूछा है तो आप सेम एग्जांपल दे सकते हो, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। चेंज इन टेम्परेचर का अगर एग्जांपल पूछा है तो यहाँ से आप लिख सकते हो CaO प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ठीक है, प्लस हीट, प्लस हीट यानी कि यहाँ पर ये क्या है, हीट रिलीज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशन। अब हमने जो एक्टिविटी 1.1 की थी यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने एयर में बर्न किया था तब हमारे पास क्या आया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे छोटी फॉर्म में लिखना है। अब सिंपलेस्ट वे जब हम इसको लिख सकते हैं वो होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, बस वर्ड्स में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये पढ़ो, हमने बोला when magnesium ribbon is burnt in oxygen it gets converted to magnesium oxide। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है, अब हम इसको शॉर्ट कैसे करेंगे कि मैग्नीशियम रिबन की जगह पर हमने डायरेक्ट मैग्नीशियम लिखा, एंड की जगह पर इस बर्नट इन लिखा है ना, तो उसकी जगह पर हमने प्लस का सिंबल यूज़ किया है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एयर का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी ऑक्सीजन, तो प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स को समझने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शंस अंडरगो करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों केमिकल रिएक्शन में मतलब पार्ट ले रहे हैं, तो हम कहते हैं उन्हें कि वो रिएक्टेंट है। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, दैट मीन्स हम कहते हैं कि वो प्रोडक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट है, अब ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या हो कि रिएक्शन के बाद फॉर्म हो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। अब इनके बीच में एरो हेड होता है यानी कि एरो का सिंबल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब ये एरो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के बाद क्या फॉर्म हुआ है उस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, प्लस साइन रहता है इनके पास। और एक और चीज़, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये कौन सी साइड पे है, LHS, तो LHS में हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सी साइड पे है, RHS, और RHS में हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली अभी हमने देखा कि हमने सेंटेंस फॉर्मेशन की है ना, सेंटेंस बनाए
है ना सेंटेंस। आई मीन टू से कि जैसे कि वो लिखा था मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्नट इन एयर और ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हमने कहा कि इसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए हमने क्या यूज़ किया, वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन भी थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, लेंदी है, मतलब बड़ा है, तो हम उसे किस में लिख देते हैं, केमिकल इक्वेशन। What is chemical equation? The way of representing the chemical reaction will be known as chemical equation. So इसको we write it in chemical equation. Now in class 9th we have already read कि केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं। बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने लिखा था मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की जगह पर हमने उसका सिंबल यूज़ किया विच इज़ Mg। सिमिलरली जैसे कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जगह पर हमने उसका सिंबल यूज़ किया O2। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसकी जगह पर हमने क्या यूज़ किया, MgO। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास विच इज़ बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग क्या होती है उस चीज़ को समझते हैं बेसिकली, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते क्या है, क्यों करनी है, ये सब हम समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले आता है कि बैलेंसिंग होती क्या है, ये समझ लो। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को हम कंसीडर करेंगे Mg + O2 गिव्स MgO। ठीक है, इस रिएक्शन को कंसीडर करो। अभी इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको अभी भूल जाओ। अब यहाँ पर देखो Mg + O2 गिव्स MgO। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर देखो मैग्नीशियम एक है, अब एरो हेड के उस साइड देखो, यानी कि RHS में प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, तो 1 मैग्नीशियम इधर भी है, 1 मैग्नीशियम उधर भी है, तो ये तो मैग्नीशियम क्या है, बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन का नंबर चेक करो, ऑक्सीजन का नंबर व्हेन यू चेक, तो इस साइड में तो 2 है लेकिन इस साइड में 1 है, दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट बैलेंस्ड एंड वी नीड टू बैलेंस इट। क्लियर। सो बेसिकली व्हाट इज़ बैलेंसिंग, मतलब कि हमें क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड इक्वल है, हमें ये चेक करना होता है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, मतलब टॉपिक इज बैलेंसिंग, वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशंस। क्लियर। हमने क्लास 9th में, इन क्लास 9th हमने पढ़ा था अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो व्हाट वाज इट कि टोटल मास बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन विल बी सेम, दैट मीन्स कि मास विल नॉट बी चेंज्ड इवन आफ्टर द रिएक्शन और बिफोर द रिएक्शन, इट विल रिमेन सेम, सेम रहेगा। ठीक है। ओके, सो यहाँ पर दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो इसलिए हमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत होती है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। जैसे कि 1.3 में हमने ये पढ़ा था ना, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि Zn+H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पर अगर हम काउंट करें Zn जो है इस साइड अगर देखोगे यानी कि LHS में, तो कितने हैं, 1 है, और RHS में भी 1 है, तो ये तो बैलेंस्ड है। सिमिलरली H2 है, 2 और 2, यानी कि ये भी बैलेंस्ड है। सल्फ़र है, वो भी 1 और 1, यानी कि बैलेंस्ड है ना। सिमिलरली अगर हम देखें अबाउट ऑक्सीजन, तो वो भी बैलेंस्ड है। ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यानी कि हमें यहाँ पर कोई बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब बैलेंसिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो इसे, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला स्टेप होता है हमें इसमें बॉक्स बनाना होता है, ये कोई नेसेसरी स्टेप नहीं है लेकिन स्टिल ऐसे हमें क्या करना होता है, बॉक्स बनाना होता है। अब देखो यहाँ पर इस वाले टेबल पे आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट है, यानी कि कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट है जो कि रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं और फॉर्म हुए हैं। ठीक है। फिर हमने लिया है LHS में कितने हैं, फिर हमने लिया है RHS में कितने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट है Fe, आयरन। ठीक है। आयरन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, यानी कि रिएक्टेंट साइड में, तो कितना है, 1 है। सिमिलरली RHS में चेक करोगे तो यहाँ पर देखो नीचे क्या है, 3, दैट मीन्स कि आयरन कितने हैं, 3 है
है ना। नेक्स्ट एच, एच यानी कि हाइड्रोजन। अब यहाँ से H2 यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 2, ठीक है, तो ये भी बैलेंस्ड है। सॉरी, इससे पहले जो हमने आयरन देखा था वो बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। अब नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये तो बैलेंस्ड है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्या है यहाँ से, यस, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हम देखें, इस साइड 1 है, इस साइड कितने हैं 4 हैं, राइट, तो हमें इसकी बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। अब देखो, इस 1 यहाँ पर 1 है, तो हमें कितने चाहिए 3, तो कैसे कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद 3, क्योंकि यू शुड नो कि वी कैन नॉट ऐड। और एक और चीज़, हम RHS यानी कि रिएक्टेंट साइड में भी कुछ नहीं कर सकते, जो करना है हमें प्रोडक्ट साइड में ही करना है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 4 है, हमें बैलेंसिंग करनी है। हम क्या करेंगे, इस साइड हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने कर दी इस साइड 4 से मल्टीप्लाई, तो मतलब ये क्या बन गया, Fe प्लस 4H2O। अब यहाँ पर ध्यान दो, जब हमने 4 लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, Fe प्लस 4H2O। ध्यान से समझो इसको, Fe प्लस 4H2O, ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर हम देखें, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अब कितने हो गए, अब देखो कितने हो गए, 4 2 ज़ा 8, यानी कि यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये 8 हाइड्रोजन हो जाए, तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखोगे तो हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रेडी है, ठीक है। यही है बैलेंसिंग, बहुत सिंपल है। बस आप और देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट को एक एक करके ट्राई किया कि इससे हमारी बैलेंसिंग हो जाए, इससे बैलेंसिंग हो जाए, तो दैट मीन्स कि हम इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हम एक स्मॉलेस्ट होल नंबर को एज अ कोफिशिएंट ट्राई कर रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ से 8th स्टेप, जो कि नेसेसरी स्टेप नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत कंफ्यूजिंग स्टेप भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऐसे ही से ऐसे समझो, स्टेट्स। स्टेट्स कौन कौन सी होती है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टेप, सॉरी, एक एक्स्ट्रा क्या कहते हैं हम उसे, स्टेट है, दैट इज एक्वा स्टेट। इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। चलो, नाउ अब हमने इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को तो तैयार कर लिया है। अब देखो, क्या हमें इसके बारे में कुछ बता रखा है कि Fe कौन सी स्टेट में है, H2O कौन सी स्टेट में है, Fe3O4 कौन सी स्टेट में है, H2 कौन से स्टेट में है, कुछ नहीं बता रखा। मतलब हमें खुद से बताना है कि Fe कौन से स्टेट में है, H2O कौन से स्टेट में है, Fe3O4 कौन से स्टेट में है और H2 कौन से स्टेट में है। अब क्या आपको ये नहीं पता कि Fe आयरन मेटल है, तो S यानी कि सॉलिड स्टेट में रहेगा, बिल्कुल पता है। अब यहाँ पर ना हो, ये आपको कन्फ्यूजन होगी कि H2O तो लिक्विड होता है, यानी कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, L, लेकिन हम यूज़ क्या कर रहे हैं, G। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप पढ़ोगे कि जो आयरन है, आयरन के साथ और कुछ मेटल्स होते हैं जो कि H2O सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, इट रिएक्ट्स विद स्टीम। स्टीम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इट रिएक्ट्स विद स्टीम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि नोट दैट सिंबल G इज यूज्ड with H2O to indicate that reaction is water is in the form of steam, क्लियर है। चलिए, अब देखो, फिजिकल स्टेट्स जो है ना केमिकल इक्वेशन में हम तब तक नहीं मेंशन करते जब तक हमसे ना पूछा गया हो, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर मार्क्स। हम लिखते हैं, जिसका पता है एटलीस्ट उनका लिखो। जैसे CO है, गैसियस स्टेट है, हमें पता है, H2 है, गैसियस स्टेट है, हमें पता है, राइट। सो द वंस विच यू नो यू कैन राइट अप, क्लियर। अब देखो, समटाइम्स क्या होता है ना,
हम रिएक्शन के ऊपर कंडीशंस को भी मेंशन करते हैं। कौन सी कंडीशन? टेम्परेचर, एक सेकेंड, कौन सी कंडीशंस? टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट. So temperature you know very well, pressure you know very well. Now the new term over here is catalyst. Catalyst क्या होता है? Basically ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटालिस्ट. और simply you can say that substances that change the rate of reaction will be known as catalyst. Clear? For example यहाँ पर CO plus 2H2 है, तो यहाँ पर हमें क्या मेंशन है? एनर्जी मेंशन है. कितनी एनर्जी में? लाइक 340 ATM. ठीक है, तो जो CO गैस है, कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड जो गैस है, वो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी, सो यू गेट CH3OH. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 6CO2 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल हमें क्या मिलता है? C6H12O6 6O2 6H2O. दिस इज अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जिसको यू विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस एज वेल, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में. Now some questions are given over here. Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? So this is what we have discussed earlier also. Now you must try this question जिससे you will get to know कि क्या आपका बैलेंसिंग का टॉपिक प्रिपेयर है या नहीं. You can let me know in the comment section. चलिए, फर्स्ट पार्ट जो हमारा था NCERT का वो था बैलेंसिंग. अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखो, इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में या तो बैलेंसिंग के क्वेश्चंस या तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चन ऑफ कोर्स आते हैं. बैलेंसिंग के क्वेश्चंस नहीं आते तो ऑब्वियसली ये टॉपिक ज़रूर आता है, इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं. ठीक है, अब देखो, हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं वो कुछ भी नया फॉर्म नहीं होता और कुछ भी डिसअपीयर नहीं होता. ठीक है ना? ओके, अब जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होते हैं? बॉन्ड्स बनते हैं, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे. ठीक है, अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पे, जिसमें से पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है. उससे पहले एक छोटी सी आसान सी बहुत अच्छी सी एक्टिविटी हम जो है इसे समझने के लिए करेंगे. हमें क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड. देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड है. ठीक है, हमें लेना है कैल्शियम ऑक्साइड. अब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हमें क्या डालना है? वाटर. ये क्या है? वाटर है. ठीक है, वाटर लिया. अब हमें क्या करना है? उसको ऑब्जर्व करना है. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO यानी कि क्विक लाइम. ठीक है, यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम. जब हम उसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं हमें मिलता है CaOH ट्वाइस एक्वस, जो कि है स्लेक्ट लाइम. ठीक है, तो इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं एंड दैट सिंगल प्रोडक्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इस रिएक्शन में जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन विल बी नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिएक्शन विल बी यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? वाइट वॉशिंग के लिए. यानी कि CaO को हम किस लिए यूज़ करते हैं? वाइट वॉशिंग के लिए. जब CaO वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इट रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर और उससे क्या बनती है? एक थिन लेयर बनती है. किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की. क्लियर?
सो कैल्शियम कार्बोनेट अब थिन लेयर बन गई उसकी। अब उसका क्या यूज़ है? बेसिकली इट गिव्स शाइनी फिनिश टू वॉल्स। इससे वॉल्स में 2 या फिर 3 डेज वाइट वॉशिंग के बाद एक शाइनी फिनिश आती है। ठीक है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है उसके साथ जब रिएक्शन होती है तब क्या बनता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O यानी कि वाटर। क्लियर? चलिए, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2 प्लस O2 क्या मिलता है? H2O। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ऐसे रिएक्शन जिसमें बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो और सब मिलकर क्या बना रहे हो? एक सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि इसमें ही ऑब्जर्व करो आप, तो यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट है ना, सिमिलरली यहाँ पर भी एक सिंगल प्रोडक्ट। तो बेसिकली एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर आप इस साइड नोटिस करोगे तो इस साइड क्या है? बहुत सारे रिएक्टेंट्स। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, अब यहाँ से नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वर्ड क्या है? एक्सो। एक्सो दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू एग्जिट। एग्जिट और एग्जिट का सिनोनियम बताओ। एग्जिट का सिनोनियम कैन बी रिलीज। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट के साथ साथ क्या हो? हीट रिलीज हो, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और यहाँ पर ये सब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। चलो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। बेसिकली वी ऑल नो कि हमें खाना चाहिए होता है टू स्टे अलाइव, राइट? अब अ, अब खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, करेक्ट? अब डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेक किया जाता है। जैसे कि राइस है या फिर पटेटो ले लो, या फिर ऐसे कोई सामान जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट उनको ब्रोकन डाउन किया जाता है और वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है हमारे सेल्स के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। और रेस्पिरेशन में सिंस एनर्जी रिलीज हुई है, राइट, तो इसलिए क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर इसकी इक्वेशन है यहाँ पर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ से डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि मतलब 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट थे और वो सब क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है? इसका ही अपोजिट है। ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही अपोजिट है। ठीक है। अब कैसे, वो समझो। वहाँ पर क्या था? अगेन रिकैप करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या पढ़ के आए हैं कि बेसिकली 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पर क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेंगे? 2 से ज़्यादा बनेंगे। ठीक है। एक रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा, कहने का ये मतलब है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो Fe2FeSO4 है, तो यहाँ पर एक, आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट क्या है? Fe2O3SO2SO3, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट है, करेक्ट? चलो, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने समझ लिया। अब हम आते हैं इसकी एक एक्टिविटी पे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हमें लेने हैं। अब नोट द कलर ऑफ इट। इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर होता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट ग्रीन कलर का होता है। सो द कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज़ लाइट ग्रीन। और फॉर्मूला क्या होता है फेरस सल्फेट का? ये देखो, FeSO4। ठीक है, FeSO4।
तो FeSO4 को जब आप क्या करोगे, क्या बोला है यहाँ पर, बॉयल द ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर एज शोन इन फिगर। जैसे यहाँ पर बर्निंग हो रही है नहीं, तो उसी तरह से हमें करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी हीटिंग करवाई। अब एक और चीज़ समझिए कि हीटिंग जब भी होती है तो हम उसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर हमने हीट लिख दिया, लेकिन सिंपल होता है कि हमने क्या किया, एक डेल्ट का साइन बनाया, ठीक है। ये डेल्ट दिख रहा है, इसे हम एक सेकंड रुको, ये डेल्ट दिख रहा है ना, इसी को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ से देखो कि क्या होगा जब हम FeSO4 के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे। यानी कि ये देखो, ये FeSO4 के क्रिस्टल्स, इनको हमने हीटिंग करवाई, क्या बना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 गैस, SO3 गैस, ठीक है। अब ये गैसेस मामूली गैस नहीं है, ये जो है बहुत कह सकते हैं सफोकेटिंग गैस है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं, राइट। So in this reaction you can observe that single reactant breaks down to give rise to simpler compounds, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स यानी कि FeSO4, इसमें होते हैं 7H2O। देखो ये टॉपिक जो है ना आपका सेकेंड चैप्टर में आएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में 7H2O, यानी कि यहाँ पर है 7H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इसको हीट करेंगे, आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके पास एक पैन है, ठीक है, और पैन में है वाटर है, और यहाँ पर आपने उसकी हीटिंग करवा दी। अब हीट करवा रहे हो उसको, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स वेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसी तरह से है, जब आप FeSO4 की हीटिंग करवाओगे तो उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और हमें मिलेगा Fe2O3, क्या मिलेगा, Fe2O3, SO2 एंड SO3 एज अ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया है। चलिए तो SO3 को क्या कहते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, Fe2O3 को कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, SO2 को कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन, ठीक है। जब आप इसकी हीटिंग करवाते हैं आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि है क्विक लाइम, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्विकली मेरे को ये बताइए, CaCO3 क्या हमने चैप्टर में पहले भी पढ़ा है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। बिल्कुल यस, हमने इस नेम को पहले भी चैप्टर में पढ़ा है। अब आप उसे बताएंगे कहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, और इसका यूज़ क्या है। एक और चीज़, अब यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास आया है, चलिए CaCO3 का तो यूज़ आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। CaO इसका यूज़ क्या होता है, इसे भी हमने वैसे पहले पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम इसे मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल है ये। चलिए PbNO3 ट्वाइस क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, बताइए बताइए बताइए। लीड नाइट्रेट। तो जब हम लीड नाइट्रेट की क्या करवा रहे हैं, हीटिंग करवा रहे हैं, हमें मिल रहा है लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या करवाई, जस्ट सिंपल हीटिंग, ये ध्यान में रखना है, सिंपल हीटिंग करवाई है, हमें क्या मिल गया, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अब हम इन सब में क्या करवा रहे थे, जैसे कि हमने सबसे पहला एग्जाम्पल किसका लिया था, क्विकली सबसे पहले हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, इसका लिया था, बिल्कुल 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 इसका एग्जाम्पल लिया था हमने। चलिए हाँ, तो ये क्या है, बेसिकली हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर हीटिंग करवा रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल CaCO3। चलिए यहाँ पर हमने क्या करवाई थी, हीटिंग करवाई थी, ओके। तीसरा एग्जाम्पल ये रहा, तीसरे एग्जाम्पल में भी हम क्या करवा रहे हैं, हीटिंग करवा रहे हैं, है ना। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें हम क्या करवा रहे हैं, हीटिंग करवा रहे हैं, तो उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ कह रहे हैं
कि व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 में क्या करना है, देखिए एक प्लास्टिक का मग है हमारे पास। एक प्लास्टिक का मग लिया हमने, उसमें क्या किया, वाटर डाला और फिर क्या किया, उसे इलेक्ट्रोड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, देखो ये दिख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, ये होते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये इंसर्ट किए विद द हेल्प ऑफ रबर स्टॉपर्स, हमने इनको स्टॉप कर दिया, मतलब कि एंड टाइट कर दिए, ठीक है। और फिर हमें उसमें डालने हैं कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स। आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करोगे, देखिए 6 वोल्ट की बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया यहाँ से, देखो अगेन इसको समझ लेते हैं। इसको बेसिकली यहाँ पर हमारे पास प्लास्टिक मग है, यहाँ पर हमने कार्बन एनोड यहाँ पर इंसर्ट किए हैं और यहाँ पर क्या है, ये रबर कॉर्क, इसको हमने एक स्विच की मदद से 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स इंसर्ट कर दिए अपसाइड डाउन, यानी कि उल्टे टेस्ट ट्यूब हमने इंसर्ट किए। अब हमने क्या करना है, स्विच को ऑन कर देना है। स्विच ऑन करते ही हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि यहाँ पर देखिए ये है इज़ अ मेन थिंग, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कम है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2H2O, देखो H2O वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। अब यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेसिकली कि 2 मोल्स ऑफ क्या है हमारे पास, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास, करेक्ट। और ऑक्सीजन कितने हैं, ओनली 1। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा रहेगा, H2 का ज़्यादा रहेगा, O2 का कम रहेगा। क्लियर? वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनोड पे हमने ऑक्सीजन, एनोड पे ऑक्सीजन कलेक्ट होगा और कैथोड पे हाइड्रोजन। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है बेसिकली दैट 2H2, ठीक है, 2H2O gives on passing electricity gives H2 plus O2, H2 plus O2, यहाँ पर 2H2 आएगा, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे पास आएगी। जल्दी से अब एक्टिविटी 1.8 समझते हैं। 1.8 एक्टिविटी, सिल्वर क्लोराइड हमें लेना है। अब सिल्वर क्लोराइड क्या होता है भाई, AgCl, ये होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। हमें इसको एक कटोरी में रख देना है। अब यहाँ से हमें सनलाइट पास करवानी है, ये सनलाइट आ रही है ना, है ना। चलो सनलाइट पास करवाई तो हमें क्या मिलेगा, 2Ag plus Cl2, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। उससे पहले चलो इस एक्टिविटी को समझने से पहले, यहाँ पर हमने एक्टिविटी 1.7 की थी, वहाँ पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकाला कि बेसिकली 2H2O gives 2H2 plus O2। क्लियर है ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हम क्या पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हम क्या पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। क्या ये क्लियर है? चलो अब हम एक्टिविटी 1.8 को कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या किया था, हमने लिया था सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट में क्या किया, एक्सपोज किया, तो क्या मिला हमें, जल्दी बताओ क्या मिला हमें, Ag और Cl2। Ag क्या है, सिल्वर, और Cl2 क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। और ये किस कलर का होता है बच्चों किस कलर का होता है, ग्रे कलर का। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। क्लियर हो गया? चलो इसी तरह से जैसे सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ है ना, उसी तरह से क्या फॉर्म होता है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, 2AgBr, ठीक है। जब हम इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2Ag and Br2। क्लियर है क्या ये? चलो नेक्स्ट है, अब ये हमने रिएक्शंस जो पढ़ी ना, अबव रिएक्शंस, इनको हम यूज़ करते हैं फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। क्लियर?
अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं उनमें हमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है किसी भी चीज़ को हमें ब्रेक कर। अब इसको एक डायरेक्ट एग्जांपल से समझो। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर ही नहीं पाओगे। कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन करनी है, लेट्स से एक सिंपल सी पेंसिल ही ब्रेक करनी है, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ, मतलब कि रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन हो रहे हैं इनटू प्रोडक्ट्स, है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? वी नीड एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में है? यहाँ पर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट की फॉर्म में है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर एनर्जी क्या हो? एब्जॉर्ब्ड हो, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है ये? चलिए, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो क्या था वो? चलो टाइम लैप्स लगा के आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में उसकी डेफिनेशन लिखोगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चंस, यहाँ से देख लीजिए। वही क्वेश्चंस है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे। एक्स कंपाउंड इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, क्या था वो? CaO। उसका रिएक्शन विद वाटर, चलो यहाँ पर देख लो। CaO, एक सेकेंड। CaO प्लस H2O, क्या मिलेगा हमें? CaOH ट्वाइस, ठीक है। CaOH ट्वाइस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, why the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double the amount of air collected in other। तो जो मैंने आपको लिखवाया था ना 2H2 वाला, बेसिकली H2O, हाँ। तो एक सेकेंड, H2O का जो मैंने आपको लिखवाया था उसमें क्या बोला था मैंने कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यही हमें आंसर में भी लिखना है। अब है हमारे पास एक्टिविटी 1.9 और अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेसिकली हमें एक्टिविटी 1.9 में क्या लेना है? आयरन नेल्स कील लेनी है, ऐसी दो। चलो यहाँ पर देखो, इस एक्टिविटी को ऐसे समझेंगे। ये हमारे पास क्या है? आयरन नेल्स है, ठीक है। ये आयरन नेल्स, और इसको हमने किसके सोल्यूशन में डिप किया है? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया है, ठीक है। चलो 2-3 मिनट के लिए ऐसे रख देते हैं हम। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो ये हमने क्या किया था? सैंपल के लिए हमने रख लिया था, ये हमने सैंपल के लिए रख लिया था, और इसमें हमने आयरन नेल को डिप किया था और फिर उसे यहाँ पर निकाल के रख दिया, ठीक है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पर जो इसका कलर है वो उतर गया है और इसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस रिएक्शन में आयरन ने क्या किया? आयरन ने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस का मतलब क्या हुआ कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और उसने इसलिए क्या किया? उसको डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर हो गया? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, से डिस्प्लेस हो जाता है। चलो एक बार और समझते हैं। ए है हमारे पास, कोई भी ए एलिमेंट है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। कोई भी ए एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पर समझते हैं। कोई भी ए एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट है, मेटल कह लो, और यहाँ पर बी एलिमेंट है, ठीक है। BC। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि अगर ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो बी को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा? AC प्लस बी। क्लियर? चलो यही है बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जांपल्स देख लो एक बारी। Zn प्लस CuSO4 gives CuSO4 प्लस Zn, ठीक है। या फिर Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu।
Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu. क्लियर। चलो, अब यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंक और लीड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में और डीपली समझोगे। ठीक है, चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जल्दी से इसको समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब क्या हो रहा है, बेसिकली ये हमने लिया क्या है, ये सोडियम सल्फेट, सॉरी सोडियम, ये है बेरियम क्लोराइड और ये है सोडियम सल्फेट। दोनों को हमने क्या कर दी, मिक्सिंग कर दी। अब मिक्सिंग करने पर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर वाइट कलर का इनसोल्यूबल पार्ट जो है आ जाएगा। ठीक है, वाइट इनसोल्यूबल पार्ट जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वाइट रहेगा वो। तो ये चीज़ है यहाँ पर बस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। तो हमारे पास क्या आया, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, BaSO4 प्लस NaCl। क्लियर है। अब ये जो BaSO4 है ये है वाइट, सॉरी यहाँ पर देखो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और क्या फॉर्म हुआ है, BaSO4। ठीक है, तो BaSO4 क्या है यहाँ पर, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो BaSO4 क्यों फॉर्म हुआ है, बेसिकली क्योंकि यहाँ पर हुआ है एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या हुआ है बच्चे, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज हो, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है क्या। हमने एक्टिविटी 1.2 की थी, आपको याद है, बिल्कुल याद होगी, है ना। तो वहाँ पर लीड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड में मिक्स किया था। तो क्या बना था हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड। तो लीड आयोडाइड क्या था बच्चे, क्या था बच्चे, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, है ना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट था। तो वहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या वहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास बच्चे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको समझते हैं। उससे पहले एक एक्टिविटी वी हैव जहाँ पर हमें क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हमें लेना है। ठीक है, यहाँ पर समझो ये क्या है, इस पे हम यहाँ पर हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का पाउडर। अब हमने क्या करवाई, उसकी हीटिंग, उसकी क्या करवा दी, हीटिंग करवा दी। हीटिंग करवा दी, हीटिंग में क्या होगा, O2, तो यानी कि Cu प्लस O2 गिव्स CuO। ठीक है, क्लियर है, तो CuO, राइट। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो CuO है, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन पास करवाते हैं तो हमारे पास क्या रेडी हो जाता है, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, यानी कि हमारे पास कॉपर वापस आ गया। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस अगर मतलब रिएक्शन हो रही है उसमें अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन गेन किया है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन गेन करता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ कर दे उसे हम कहते हैं रिडक्शन, और सब्सटेंस को क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड। चलो हमने एग्जांपल यहाँ पर देखा था ना, यहाँ पर देखो 2Cu प्लस O2 गिव्स CuO, है ना। तो यहाँ पर जो Cu है, क्या इधर उसके पास ऑक्सीजन है, नहीं है। क्या इधर है, बिल्कुल है ना। तो यही है। नेक्स्ट है, इसको समझो अब यहाँ पे इस रिएक्शन को, यहाँ पर CuO है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को क्या, कॉपर ऑक्साइड में इधर ऑक्सीजन है लेकिन क्या इधर है, नहीं है। तो दैट मीन्स कि CuO क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। सिमिलरली H2 है,
H2 यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। क्या इधर है क्या? बिल्कुल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन गेन करता है रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। अगर लूज करता है तो हम कहते हैं रिड्यूस्ड। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलिए, और अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, बेसिकली एक साथ ही होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है? चलिए, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर अच्छा वही है, बस इन्होंने अपने यहाँ भाषा में एक्सप्लेन किया, मैंने अपने भाषा में। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो CuO का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, और H2 का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। अब एक और चीज़, जब हमसे एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बताओ कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, हमेशा आंसर हमारा कहाँ से होगा? रिएक्टेंट की साइड से होगा, प्रोडक्ट की साइड से नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि Cu इज़ ऑक्सीडाइज्ड, या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि H2O इज़ रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली हम कहाँ से आंसर देंगे? रिएक्टेंट साइड से। हम कहेंगे CuO इज़ रिड्यूस्ड या फिर H2 इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है? यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अनदर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कोई गेन करता है सब्सटेंस, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन अगर हाइड्रोजन लूज़ करता है तो उस भी हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस है उसने ऑक्सीजन को लूज़ किया है तो क्या होगा? हाइड्रोजन गेन करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। हाइड्रोजन गेन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन लूज़ हो रहा है तो रिडक्शन होगा, या फिर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, और हाइड्रोजन लूज़ हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया है? चलिए अब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डे टू डे लाइफ में क्या मतलब हम डे टू डे लाइफ में कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आता है करोजन। करोजन क्या होता है भाई? चलो, बेसिकली इसके बारे में डिटेल में आपका चैप्टर नंबर 3 में है, लेकिन यहाँ पर जो भी है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो करोजन का मतलब होता है कि जब कोई शाइनी आर्टिकल को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन में एक्सपोज कर देते हैं, तो उस पर क्या हो जाती है? वो डल हो जाता है। ठीक है, वो डल हो जाता है, उस पर कवरिंग आ जाती है किसी न किसी चीज़ की, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ठीक है, सॉरी, करोजन उस पर हुई है, उसे हम कहते हैं करोडेड हो गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी ये होती है फूड पार्टिकल्स में। किस में होगी? आपके फूड में होगी। ठीक है, फूड मतलब कि आपने कभी देखा है कि वो हम बिस्किट को काफ़ी टाइम क्या करते हैं? ओपन में रख देते हैं, पैकेट ओपन करके, तो उससे क्या हो जाता है? बिस्किट ख़राब हो जाते हैं। एक्चुअली वो क्या हो जाता है? रैंसिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? यूजुअली सब्सटेंस विच सॉरी यहाँ पर क्या हुआ है? टेस्ट चेंज हो गया है, उसका स्मेल भी चेंज हो गई है। करेक्ट? ठीक है, तो क्या होता है? इसको प्रिवेंट करने के लिए फ्लश बैग्स मतलब चिप्स में क्या किया जाता है? नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है ताकि क्या हो? फूड आर्टिकल्स ख़राब ना हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया है होप। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसी के बेसिस पे। ठीक है, तो जो हमने एक्टिविटी में पढ़ा था वही है अगेन। ठीक है, यहाँ पर भी हमें बताना है कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमेशा हमारा जो आंसर होगा वो कहाँ से होगा? हमेशा आंसर होगा हमारा प्रोडक्ट साइड से नहीं होगा, हमेशा हमारा आंसर होगा रिएक्टेंट साइड से। ठीक है, चलो इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमें बताना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है।
कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट मीन्स फॉल्स है। तो बेसिकली 2PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2। अब पहला ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन क्या है, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या लीड हमारा रिएक्टेंट की साइड में है? बिल्कुल नहीं, ये कहाँ पर है, प्रोडक्ट की साइड में, यानी कि दिस आंसर इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है? अगेन चेक करो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, प्रोडक्ट की साइड में, वो तो रिएक्टेंट में कहाँ से दे दिया आपने, तो दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑब्वियसली, यानी कि ये क्या है, करेक्ट है। सिमिलरली लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहाँ से इनकरेक्ट विल बी ए और बी। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमारा चैप्टर भी डन होता है। थैंक यू सो मच कि ये चैप्टर हमारा डन हो गया है बेसिकली, और हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स।